हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी लव यू माई एंजल, जिसको लिखा है द डेविल जी ने, और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 50 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 51 और देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। वायु के वहां जाने के बाद तेजस ने दाचारी की सिद्धार्थ को देखा। सिद्धार्थ ने सोफे पर बैठा के पानी दिया और कहा, धैर्य वायु को पहला और आखिरी प्यार है। तेजस जो खुद को शांत करने में पानी पी रहा था, अचानक से उससे सारा पानी सिद्धार्थ की शर्ट पर थूक दिया। सिद्धार्थ ने घूर कर देखा और वायु के कमरे में चेंज करने चला गया। सिद्धार्थ बहुत बार वहाँ आया करता था, इसलिए उसके कपड़े भी यहाँ रखे थे। जब वो चेंज करके बाहर आया तो उसे तेजस उसी पोजीशन में बैठा दिखाई दिया। उसे देखिए हंसी आ रही थी। जब सिद्धार्थ ने उसके कंधे को हाथ रखा तब वो होश में आया। तेजस ने कहा, भाई क्या तो ये झूठ है, मेरा मतलब पहला प्यार वायु भाई का निकला। सिद्धार्थ ने उसे तिरछी नजर से देखा और कहा था, तेरा तेरा पहला प्यार था। मुझे लगा ये कम से कम तेरा 70% का प्यार होगा। तेजस ने सारे दांत निकाल दिए और हंसते हुए कहा, भाई लड़की सबसे अलग है। सिद्धार्थ ने लंबी आह भरी, और तेरा भाई उसके पीछे 7 सालों से पड़ा है, वो उसे अभी अभी मिली है। ये सुन के तो जैसे तेजस चक्कर आने वाले थे। फिर सिद्धार्थ ने सारी बात बताई। ठीक है, तेजस थोड़ा उदास था पर अपने भाई के लिए खुश भी था। अगली सुबह एक्सरसाइज करने के बाद धैर्य नहा धो के तुलसी के पौधे को पानी दे रही थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह खिला हुआ था। जब वो अंदर आई तो उसने देखा कि उसकी दोनों राजकुमारियाँ फिर झगड़ रही थी। वो अपने बाल बनाते हुए कहने लगी, हमें बताइए आज क्या बात हुई। रावी ने घूर कर वीरा को देखा और कहा, मम्मी दी मेरी बात नहीं मान रही। वीरा ने शांति से धैर्य को देखा और कहा, स्कूल की एक ट्रिप जा रही है और इसे वहाँ जाना है। धैर्य धैर्य उन दोनों को लेकर सोफे बैठी और कहने लगी, तो आप दोनों को जाना चाहिए। वीरा, आप ऐसे मना क्यों कर रही हैं? ये आपकी स्कूल की पहली ट्रिप होगी। हम चाहते हैं हमारी दोनों बेटियां हर जगह जाएं, हर जगह देखें जो हम नहीं देख पाए। आहना जो अपनी कॉफ़ी पी रही थी वो उसके गले में अटक गई, क्योंकि उसे रावी और वीरा की फ़ोटो याद आ गए। उसने धैर्य को देख के मन में कहा, हाँ हाँ, तेरी बेटे तो ऐसी जगह जा चुकी हैं। ये ज- ये जाने का हम सपना देखते रह जाते हैं। वीरा ने धैर्य के हाथ को अपने हाथों में लिया और कहा, पर आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। धैर्य मुंह बना के उन्हें देखने लगी। उसने कहा, हम कह रहे हैं हम अपना ध्यान अच्छे से रखेंगे। आप दोनों जा रही हैं, बस जा रही हैं। वीरा जितना भी लोगों को हुक्म देने वाली थी, पर अपनी मम्मी के आगे कभी नहीं जाती थी। फिर वो दोनों मान गए। राजवंश कॉरपोरेशन। धैर्य अब ऑफिस जब ऑफिस से पहुंचे तो वो अपनी पहली हलचल में धैर्य जब ऑफिस से पहुंचे तो वहाँ पर काफ़ी हलचल थी। सब इधर उधर जा रहे कर अपना काम कर रहे थे, कंफ्यूज होकर। सबको देखकर वो अपनी डेस्क की तरफ चली गई। कुछ लोगों की नज़र उससे पड़ी तो लोगों ने सोचा कि इसे कोई चिंता ही नहीं है। जानवी धैर्य के पास आकर कहने लगी, तुम्हें पता है आज ऑफिस में कौन आ रहा है? धैर्य ने अपने डेस्क में से एक फाइल ली और उसे पढ़ते हुए कहने लगी, आप हमें बता दीजिए। जानवी बड़ी बड़ी आंखें करके उसे देखा और कहा, कृपा राजवंश आ रही हैं। धैर्य ने थोड़ा सा सोचा पर उसे कुछ याद ही नहीं आया। उसने कहा, क्या वो बहुत ज़्यादा अहम है? जानवी ने अपने सर पे हाथ रखा और कहा, इसलिए कहती हूँ थोड़ा बहुत कंपनी में जाया करो, जाकर देखो। यहाँ यहाँ बैठे काम करती रहती हो। जानवी इसके आगे कुछ कहती इससे पहले ही उसे किसी ने बुला लिया और कहा और वहाँ चली गई। थोड़ी देर बाद वीर धैर्य की डेस्क पे आया और कहने लगा, तुम्हें पता है धैर्य? धैर्य ने परेशान होकर उसकी तरफ देखा और कहा, आप भी यही कह रहे थे कि हमें पता है? हमें कुछ नहीं पता। वीर ने मुंह बनाया और कहा, गुस्सा क्यों कर रही हो? धैर्य ने एक लंबी सांस ली और कहा, अच्छा बताइए। वीर ने एक्साइटेड होते हुए कहा, कहने लगा, हमने जो डिज़ाइन सबमिट किए थे आज उनका रिजल्ट पता चल जाएगा। 70 लोगों में से पहले ही 50 लोगों को हटा दिया गया और सिर्फ 20 से लोगों के डिज़ाइन आए हैं। उनमें से 5 लोगों को चुना जाएगा। तुम्हें क्या लगता है हम दोनों का नाम होगा? धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें नहीं पता कि हमारा होगा या नहीं, पर हमें विश्वास है आपका ज़रूर होगा। वीर ने उसे प्यार से देखते हुए कहा, तुम्हारा मोटिवेशन मुझे हमेशा इंकरेज करता है। थोड़ी देर बाद बिल्डिंग के बाहर कई सारी गाड़ियाँ आकर रुकीं। उनमें से एक गाड़ी में एक औरत बाहर आई जिसमें गुलाबी कलर की साड़ी पहन रखी थी। साड़ी पर गोल्डन कलर के तार की डिज़ाइन की गई थी जो धूप में चमक रहे थे। गले में पहना राजस्थानी हार उसकी शोभा बढ़ा रहा था। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर गई, सारे एम्प्लॉय सर झुका के गुड मॉर्निंग कहने लगे। लिफ्ट से पहले 8वें फ्लोर पे गई। वहाँ के डिपार्टमेंट लोगों को नहीं लगा था कि वो यहाँ पर आएंगी, इसलिए वो तैयार नहीं थे, पर फिर भी वो सब अच्छे से ग्रीट किया। इन सब से अनजान धैर्य अपने काम में लगी हुई थी। उसे पता ही नहीं चला कि उनके डिपार्टमेंट में कोई आया है। उस औरत ने ध्यान से उसकी तरफ देखा और थोड़ा मुस्कुरा कर वहाँ की से लिफ्ट में 30 फ्लोर पे चली गई। डिपार्टमेंट के कई लोग धैर्य को देख रहे थे और सोच रहे थे, इतनी बेवकूफ़ी कैसी हो सकती है? वायु अपने कैबिन में बैठा अपने सामने रखी चेयर को घूर रहा था। फाइल फाइल से उन लोगों का नाम हटा दिए गए थे जिन्होंने रिवर डिज़ाइन बनाया है, और स्पेसिफिकेशन नंबर देकर
उन्हें वहाँ रखा गया था। वायु ने खुद से कहा, धैर्य मुझे अपने डिज़ाइन देने वाली थी, उसने क्यों नहीं दिए होंगे। वो अपने ख्यालों में था कि तभी उसके कानों में उसके केबिन का दरवाज़ा खुला। उसके सामने देखा तो खड़े होते हुए कहा, माँ आप यहाँ। कृपा जी अंदर आते हुए कहने लगी, हमारा बेटा तो घर आता नहीं, तो हमने सोचा हम ही उससे मिल लेते हैं। वायु ने गले लगाया और कहा, ऐसा नहीं है माँ। कृपा जी उससे आगे अलग हुई और थोड़ा रोबले अंदाज में कहने लगी, अच्छा ठीक है, हम यहाँ ज़रूरी काम से आए हैं, आधे घंटे में मीटिंग है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट के ऑफिस में आइए। ये कह के वहाँ चली गई और वायु कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगा। आधे घंटे बाद कुछ डिज़ाइनर एग्जीक्यूटिव कृपा जी के साथ उस रूम में बैठे थे। सामने रखी बड़ी चेयर पर वायु बैठा प्रोजेक्ट पर हर कैंडिडेट के डिज़ाइन को दिखाया जा रहा था। पहले डिज़ाइन नंबर एक मॉडर्न टाइप के थे। उसे उस तरह का फील नहीं आ रहा था जैसे वायु की चेहरे चाहिए था। जैसे ऐसे तैसे करते 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 3 डिज़ाइन देख चुके थे। चौथे डिज़ाइन के डिज़ाइन प्रोजेक्ट पर दिखाए गए तो वायु की आंखें थोड़ी सी हिली। वो ध्यान से स्क्रीन को देखने लगा। कर की एक डिज़ाइन की तरफ देख के कहा, ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है इसमें करेक्शन अभी भी किया गया है, पर जिस तरह से इसमें दोबारा तैयार किया जाने की कोशिश की गई है, ये एक नए और अलग रूप से आई है। इस डिज़ाइन का नाम साइड कीजिए। लास्ट में 5th नंबर पे डिज़ाइन दिखाया गया। जैसे जैसे स्क्रीन पर उस डिज़ाइन को दिखाया जा रहा था, वायु की आंखों में खुशी चमक दिखने लगी थी। कृपा जी भी उसकी एक्साइटमेंट देख रही थी। वो पन्ने हल्के पीले थे। उन्हें देख के लग रहा था वो काफ़ी पुराने हैं और कुछ ऐसे थे जो 1 या 2 साल पहले के हैं होंगे, जिस पर तरह-तरह के डिज़ाइन बनाए गए थे। वह फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा फेमस होने वाले थे। कृपा जी डिज़ाइन को देख के कहने लगी, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, इतने समय पहले किसी ने बनाया है। वो इतने ज़्यादा सुंदर हैं जैसे प्रोजेक्टर ऑफ। वह कृपा जी ने सबकी तरफ देख कर कहा, हम आपसे जानना चाहते हैं, 5वां कैंडिडेट में से आपको वोट करना है। सबसे ज़्यादा वोट पास सबसे ज़्यादा वोट पास नंबर वाले को मिले तो उससे सबसे ज़्यादा वोट 5 नंबर वाले को मिले, उससे ज़्यादा वोट 4 नंबर वाले को मिले, 2 वोट 4 नंबर वाले को मिले। कृपा जी ने 20 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट किया था, जिनमें से अब सिर्फ 2 बचे थे। कृपा जी उठ के बाहर जाते हुए कहने लगी, इनके नाम डिटेल हमें बताइए और फाइल में कनेक्ट कर दीजिए और भेज दीजिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार कीजिए और एक एम्प्लॉय को भिजवाइए जिन्होंने ये डिज़ाइन बनाई है। थोड़ी देर बाद वायु के केबिन में कृपा जी के सोफे पर वायु के केबिन में कृपा जी सोफे बैठ कर उन दोनों फाइल को ध्यान से पढ़ रही थी। वायु लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, तभी उसे कृपा की आवाज़ आई, हमें ये लड़की जानी पहचानी लग रही है। वायु ने बिना लैपटॉप की स्क्रीन से नज़र हटाए कहा, कौन सी लड़की। कृपा जी उठकर उसके पास आई और फाइल उसे दिखाते हुए कहने लगी। ये जैसे ही वायु की नज़र फाइल पर लगी फ़ोटो पर गई, थोड़ा हैरान रह गया। उसने कृपा की तरफ देखा और कहा, माँ क्या ये भी कैंडिडेट है। कृपा जी ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, हमें विश्वास नहीं हो रहा है, इतनी कम उम्र में इस लड़की ने बिना किसी एक्सपीरियंस के इतने अच्छे डिज़ाइन बनाए हैं। अगर इसे प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो ये ज़रूर एक अच्छी डिज़ाइन बनेगी। वायु अभी भी उस फाइल को देख रहा था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 51 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 52 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। थोड़ी देर बाद डिज़ाइन डिपार्टमेंट के हेड ऑफिस में वीर और धैर्य को सामने चेहरे बैठे थे और उनके सामने कई सारे एग्जीक्यूटिव। धैर्य ने अपने सामने रखे उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देखा। उसकी आंखों में थोड़ी उलझन थी। उसने अपना सर उठा के पूछा, हमने डिज़ाइन को किसी उम्मीद के साथ नहीं भेजा था, और क्या आप लोगों ने सच में हमें सिलेक्ट करना चाहते हैं? हमने किसी प्रकार कोई फोर्स नहीं किया है। डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट के हेड सूरज कहने लगा, आपको इतना हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको आपकी एबिलिटी के कारण हमने सेलेक्ट किया है, एंड यू डोंट बिलीव। सबसे ज़्यादा आपके डिज़ाइन सबको पसंद आए हैं, तो प्लीज़ आप दोनों इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर दें। इससे आप डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में एक एम्प्लॉय की तरह काम कर सकेंगे। वी तो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड था। उसने जल्दी से वो साइन कर दिया और धैर्य ध्यान से उसे पढ़ रही थी। काउंटर साइन करने के बाद वीर वहाँ से चला गया। धैर्य अभी भी कुछ सवाल पूछना चाहती थी। लंच टाइम में धैर्य इस समय बहुत खुश थी कि और वो अपनी खुशी किसी से बांटना चाहती थी, इसलिए उसके दिमाग में एक ही नाम आया। वो 30 फ्लोर में पहुंची और बिना नॉक किए अंदर चली गई। वायु को नहीं पता था कि केबिन में कौन आया है, पर उसने बिना परमिशन किए इस तरह किसी के केबिन में आने में बहुत गुस्सा आया। उसे चिल्ला के कहा, गेट आउट, मेरी परमिशन के बिना तुम अंदर कैसे आ गए? जैसे ही उसने सिर उठा के कंफ्यूज हो गया
देहरादून पब्लिक स्कूल। रावी और वीरा शिव के साथ कुछ डिस्कस कर रहे थे। सामने स्क्रीन पे राजन शाही भी दिख रहे थे जो उनसे वीडियो कॉल में बात कर रहे थे। थोड़ी देर बात करने के बाद राजन शाही ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी उसके लैपटॉप पे एक नोटिफिकेशन आई, उसे ओपन करो। शिव ने तुरंत उसे ओपन किया और बताया, मैम उस कंपनी में डिज़ाइनर चुन लिए गए हैं और हमें उनकी डिटेल भेजी है। रावी की नज़र तुरंत अपनी उस नाम पड़ी। उसने एक्साइटेड होकर वीरा से को देखा और कहा, दी इस पर मम्मा का नाम है। वीरा ध्यान से डिटेल पढ़ने लगी और उसकी होठों पे एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने शिव को कहा, अप्रूव कर दो। दोनों कंपनी पार्टनर की तरह काम कर रही थी, इसलिए दोनों का अप्रूव ज़रूरी था। जिसके हार्ट सिग्नेचर हैं एस के जिसके हार्ट सिग्नेचर है सेंटर, हाँ, एस के हार्ट रिसर्च सेंटर आना। इस समय ऐसा कर रही थी जैसे थोड़ी देर में उल्टी कर देगी। ऑपरेशन थिएटर में सिद्धार्थ अपने सामने खड़े डॉक्टर इंसर्ट कर रहा था। वह लोग ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे तो उनको ऑपरेशन कर रहे थे। अपने सामने इतना ब्लड और बॉडी के इनर पार्ट देखकर आना को चक्कर आने लगे थे। वह नर्स बनकर लोगों को इंजेक्शन देने का काम और साइलेंस से चढ़ाने का काम ही करती थी। उसने आज तक कभी ऑपरेशन थिएटर जाने की सोचा भी नहीं था। उसने सिद्धार्थ की तरफ देखा जिसके ऊपर मास्क लगा हुआ था। उसकी आंखें बहुत सीरियस दिख रही थी। उससे अपने दिल में उसके लिए इज्जत बढ़ती जा महसूस हो रही थी। तभी उसके कानों में सिद्धार्थ की आवाज़ आई, फोकस करो, ध्यान से देखो कि किस तरह से ऑपरेशन हो रहा है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन तुम्हारे मुंह से सुनूंगा। ये सुनते ही आना को गुस्सा आने लगा था। एक तो वो उसकी सारी बातें मान रही थी और वो इस तरह से उसे टॉर्चर कर रहा था। राजवंश हवेली। निर्मला देवी ज्योति के साथ लिविंग रूम में बैठी थी। कृपा जी उन्हें आज हुए मीटिंग के बारे में बता रही थी। उन्होंने कहा, माँ आपको विश्वास नहीं करोगी, आज हमने एक लड़की को बनाए हुए डिज़ाइन देखे हैं। वो इतने ज़्यादा सुंदर थी कि हमारा मन उन पर आ गया। ऐसा लगा जैसे उसने हमारी छवि हो। निर्मला देवी ने मुस्कुरा कर कहा, तुम अपने आप को उससे कंपेयर कैसे कर सकती हो? तुम एक समय में वर्ल्ड की टॉप डिज़ाइन में आती थी। ये कहते वो थोड़ी उदास हो गई। तभी हेमंत आ गया और कहने लगा, बड़ी मालकिन हमें खोज कर ये पता चला है कि वो स्टोर अपने कस्टमर खुद चुनता है और उनके लिए ये उनके लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। वो स्टोर अपने कस्टमर खुद चुनता है। बेस्ट ज्योति जी ने कहा, वहाँ के पर किसी कस्टमर के लिए बनाए जाने वाले ड्रेस को पर अपनी डिमांड रखी थी जो पूरी तरह से नहीं कर सकते थे और उन्होंने वहाँ से पर कोई परेशानी कर दी थी तो उन लोगों ने उनका वहाँ कस्टमर कार्ड कैंसिल कर दिया। निर्मला ने पूछा, उधर के ओनर का पता चला? हेमंत ने कहा, हमने काफ़ी रिसर्च करी, वहाँ काफ़ी मिस्टीरियस है। हमारे बस सबोर्डिनेट भी यह नहीं पता कर पाए हैं। निर्मला देवी बहुत ज़्यादा उत्साहित थी। उन्हें ये जानना था कि आखिर ऐसा कौन है जिसने राजवंश खानदान के खिलाफ जाने की हिम्मत की है और हेमंत जैसा इंसान भी उसके बारे में पता नहीं कर पा रहा है। ज्योति का तो शर्म से नीचे झुका हुआ था। राजवंश कॉरपोरेशन। वायु ने अपने केबिन के दरवाजे की तरफ देखा, उसे कोई दिख नहीं रहा था इसलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वापस लैपटॉप में काम करने लगा। थोड़ी देर बाद करण आया और कहने लगा, सर मैम यहाँ से ऐसे क्यों गई हैं? यह बात सुनते ही वायु ने तुरंत करण की तरफ देखा और कहा, क्या धैर्य यहाँ आई थी? करण थोड़ा कन्फ्यूज़ हुआ और कहा, जब मैं अंदर आ रहा था दौड़ते हुए टेरेस की तरफ जा रही थी और मैंने आवाज़ दी थी पर उन्होंने सुना ही नहीं। वायु तुरंत अपनी सीट से उठा और बिना कुछ कहे टेरेस की तरफ चला गया। सीढ़ियों चढ़ के याद कर रहा था कि उसने कितने गुस्से में धैर्य को वहाँ जाने कहा था। वो पहले से ही थोड़े गुस्से में था क्योंकि धैर्य ने उसे पहले ना दिखा के सीधे डिज़ाइन डिपार्टमेंट में सबमिट कर दिया था। जब वो टेरेस पे पहुंचा तो उसे भी कोई दिखाई नहीं दिया। टेरेस पे एकदम खुला मीटिंग रूम था जहाँ पे कई सारे खेल के साथ के टेबल लगे हुए थे। काफ़ी टेबल पे रखे हुए थे। रेलिंग के पास बैठने के लिए छोटी सी सीट लगाई गई थी जहाँ का लुक पूरी तरह से इटालियन बेस था। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई और बहुत बेचैनी से धैर्य को ढूंढ रहा था। तभी उसके कानों में देर से पायल की आवाज़ आई। जब वो उस दिशा में पहुंचा तो वह हैरान रह गया। देहरादून पब्लिक स्कूल। सारे बच्चे स्कूल बस में बैठे थे और बहुत खुश लग रहे थे। उन्हें एक ट्रिप पे ले जाया जा रहा था और रावी बाहर देखते हुए कहने लगी, दी कितना मज़ा आएगा। वीरा ने उसे घूर कर देखा और कहा, मैं इस ट्रिप पे सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ। थोड़ी देर बाद उनकी बस एक
फॉरेस्ट के पास रुकी जहाँ बच्चों को प्लांट लगाने की नेचर के बारे में सिखाने के लाया गया था। सभी बच्चों को एक एक प्लांट दिया गया और उन्हें एक सही जगह बताकर उन्हें अच्छे से लगाने को कहा गया। ये एरिया सेफ जोन में आता था। यहाँ पर 10 किलोमीटर के इलाके में कोई भी जानवर देखने को नहीं मिलता था। वीरा हाथ बांध खड़े होकर रावी को देख रही थी जो मिट्टी में अपने हाथों को पेड़ लगाने की कोशिश कर रही थी। उससे एक आह भरी और सोचा ये सच में अभी भी बच्ची है। एक कंपनी की सीईओ होने के बाद भी थोड़ी देर बाद सभी बच्चे अपने हाथ धो के अपने साथ लाए हुए टिफिन बॉक्स को लेकर वहां बिछाए हुए मैट पे बैठ के थोड़ी देर बाद वीरा को ऐसा लगा कि पीछे झाड़ियों के पीछे कुछ हलचल है। वो तुरंत पलट अलर्ट हो गई और अपनी नज़र चारों तरफ घुमाने लगी। उसे ऐसा लगा पीछे पेड़ के पीछे पास काली परछाई गुजरी हो। उसने अपने सामने सारे बच्चे को तरफ देखा और उसके माथे पे चिंता की लकीरें दिखने लगी थी। सारे बच्चे अपने टिफिन खाना खाने बिजी थे कि तभी उन्हें जोर की झाड़ की आवाज़ आई। एक पल के लिए सब कांप उठे थे और टीचर के पास जाके खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने सामने देखा झाड़ों के पीछे एक बड़ा सा काला चीता उनके सामने खड़ा हो गया। वह अपनी डरावनी नज़रों से सबको देख रहा था। वीरा भी आगे जा रही थी तभी उसने देखा एक कि रावी का पैर वहाँ पे मैट फंस गया है। वह चीता उससे ज़्यादा दूर नहीं था और यहीं पे कहानी दूर नहीं था। आखिर कौन है मिस्टर ओनर उस शॉप का? क्या एक मिनट, यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका कंप्लीट होता है। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं अभी एपिसोड नंबर आपका 52 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। राजवंश कॉर्पोरेशन। वायु ने देखा कि धैर्य रेलिंग के पास बैठी है। उसने दोनों पैर में हवा में थे। थोड़ी सी भी चूक होने पर वो नीचे गिर सकती थी। वायु ने जैसे ही वो नज़ारा देखा उसके दिल में धड़कन थम सी गई थी। उसके पास गया और कहने लगा, धैर्य नीचे उतरो। धैर्य ने जैसे ही आवाज़ सुनी वो चौंक गई। उसका बैलेंस बिगड़ गया। उससे पहले की गिरती वायु ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और नीचे खड़ा कर दिया। धैर्य जैसे ही उससे दूर होने लगी वायु ने दोबारा उसे खींच के अपने गले लगा लिया और कहा, क्या कर रही थी तुम, कितना ऊपर है? धैर्य ने वायु की तरफ देखा और गुस्से में वहां जाने लगी। वायु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, नाराज हो? धैर्य मुड़ी और वायु को घूर कर देखने लगी। उसने कहा, हम क्यों आपसे नाराज होंगे? आप तो हमारे बॉस है ना, आप जब चाहें हमें चिल्ला सकते हैं। और वैसे भी थोड़ी देर पहले आपने ही हमें वहां जाने को कहा था, इसलिए अब हम यहाँ से भी जा रहे हैं। इससे पहले कि अब हम यहाँ से भी डांट के भगा दें। वायु ने धैर्य का हाथ खींचा और वहां के पास बेंच बैठा तो कहने लगा, तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? तीखी नज़रों से उसे देखा और कहा, माफ़ी। वायु ने उसे घूर के देखा और कहा, तुम जानती हो आज तक मैंने किसी से माफ़ी नहीं मांगी है और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे अपनी माफ़ी मांगने मजबूर कर दे। ये सुनते ही धैर्य को खुशी होने लगी। उसने दूसरी तरफ अपना चेहरा करा और कहा, अगर आप हमसे माफ़ी नहीं मांगेंगे तो हम आपसे बात नहीं करेंगे। अब बेचारा वायु करता ही तो क्या करता, एक ऐसा इंसान क्यों किसी को ढंग से हेलो भी नहीं करता, वो एक लड़की से माफ़ी मांगता। ये देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग होता। इन फॉरेस्ट रावी अभी भी अपने पैर वहाँ से निकालने की कोशिश कर रही थी पर वह निकाल नहीं पा रही थी। वीरा ने देखा वह काला चीता धीरे धीरे रावी के पास आ रहा है। वीरा तुरंत रावी के आगे खड़ी हो गई और घूर के काले चीते को आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में बैठे डर नहीं था। उसने कस के रावी का हाथ पकड़ रखा था। वह काला चीता भी ध्यान से वीरा को आंखों में देख रहा था। टीचर जो बच्चों को पीछे लेकर खड़ी थी उसने तो पसीने छूट रहे थे। उसने धीरे से आवाज़ देकर बच्चों को इधर आने का आ जाओ। रावी भी वीरा को खींचने की कोशिश कर रही थी। जैसे ही काले चित्त ने ये देखा कि उसने जोर से दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुन के सब बच्चे कांप उठे। हमारी वीरा थी उसी तरह अभी भी खड़ी थी। काला चित्त धीरे धीरे उन दोनों के पास आया और उन दोनों को गोल गोल चक्कर लगाने लगा जैसे वो सूंघने की कोशिश कर रहा हो। कुछ मिनटों बाद काला चित्त अचानक से उन दोनों के सामने कूद के खड़ा हो गया। रावी और वीरा दोनों में से एक कदम पीछे ले लिया। तभी को काला चीता अपनी पूछ लाते हुए अपनी चमकती आंखों से उन्हें देखने लगा। उसकी नज़रें उन दोनों की आंखों में थी। इस समय वो बहुत खुश लग रहा था। वो गया और रावी के फ्रॉक से अपने सिर को रगड़ने लगा। रावी शांति से उसकी सारी हरकतें देख रही थी। उसने वीरा के कान में कहा, दी, क्या इसके अंदर बिल्ली की आत्मा आ गई है? क्या अभी थोड़ी देर पहले कितना गुस्से में था? वीरा ने काले चीते की तरफ देखा और कहा, वहाँ बैठो। काला चीता जैसे उसकी बात समझ गया हो वो रावी की से दूर हुआ और उन्हीं के पैरों के पास जाके बैठ गया। टीचर और सारे बच्चे देख के हैरान थे। राजवंश कॉर्पोरेशन। धैर्य और वायु अभी भी उधर ही बैठे हुए थे। वायु थोड़ा कंफ्यूज में था, समझ नहीं आ रहा था कि धैर्य से माफ़ी कैसे मांगे। उसने कभी किसी से माफ़ी मांगी ही नहीं थी। धैर्य ने उसका चेहरा देखा तो उसे बहुत हंसी आने लगी थी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, माफ़ी मत मांगिए। अगली बार आपने हमसे ऐसी बात की तो हम आपसे दोस्त तोड़ देंगे। वायु ने उसके हाथ पे अपने हाथ रख लिया और कहा, मैं ऐसा नहीं करूँगा। धैर्य एक्साइटेड होकर कहने लगी,
आपको पता है आज हमारा डिज़ाइन डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हो गया है, हमें वहाँ पे एक फ्लैट भी मिल गया है, आज ही हम शिफ्ट होंगे। ये सुनते ही वायु को याद आया कि धैर्य ने उससे पहले अपने डिज़ाइन नहीं दिए थे। उसने उसे घूरा और कहा, क्या तुम मुझे पहले नहीं दिखाने वाली थी? धैर्य थोड़ा शर्मिंदा हुई और कहने लगी, हमने इस बारे में बहुत सोचा, फिर हमें लगा कि ये हमारा प्रतियोगिता में देना ही सही रहेगा। हम किसी के साथ पर्सनैलिटी पार्शली नहीं करना चाहते थे। थोड़ी देर तक ऐसे ही बात करने के बाद वो दोनों नीचे आ गए। नीचे करण परेशान खड़ा होकर वायु के आते हुए उससे कहा, सर इम्पोर्टेंट बात है। धैर्य पहले वहाँ से जाने लगी तो वायु ने उसे अपने केबिन में बिठा दिया और करण से बात करने लगा। करण से बात करने को कहा। करण ने कहा, सर हमारा हैदराबाद वाला प्रोजेक्ट, उसमें कुछ इश्यूज आ गए हैं। गवर्नमेंट का कहना है कि वो ज़मीन जिस पर हम उस प्लांट को लगाने वाले हैं उनकी है, और हमने सारी प्रोसेस सही तरीके से की थी और एग्रीमेंट की बिल्कुल सही है। हमने उन्हें सारे डॉक्यूमेंट भेजे हैं। वहाँ पे कोई ऑफिसर है जो इस बात को मानने से इनकार कर रहा है। सही सही सर ये प्रोजेक्ट 10,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है, आपको जाना होगा। और सर हमारे लंदन वाले ऑफिस में कुछ हो गया है, उससे भी सॉल्व करना है, और ये समझ नहीं आ रहा है कि हम दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें। वायु के माथे पर लकीरें आ गईं। उसे कर्ण से कहा, तुम लंदन चले जाओ। कर्ण परेशान होकर वायु को देखे कहने लगा, पर सर, और इससे आगे कुछ कहता कि वायु ने कहा, अभी के लिए प्राइवेट प्लेन लो और लंदन जाओ। तुम जितना जल्दी पहुंच जाओगे मैटर उतनी जल्दी सॉल्व होगा, और मैं हैदराबाद जाकर वहाँ का कारण हैदराबाद जाऊँगा। कर्ण वहाँ से तुरंत निकल गया। कर्ण के जाने के बाद वायु ने किसी को फ़ोन किया और वहाँ से हैदराबाद वाली फाइल की सारी डिटेल और प्रोजेक्ट के बारे में जिसको सारी जानकारी पता थी, उसे मेरे साथ मीटिंग के लिए आने को कहो। उधर वो परेशान होकर कहने लगा, सर ये मिस निशा को पता था, और वो कई दिनों से काम पे नहीं आ रही हैं। वायु के हाथ अपने फ़ोन पे कस गए। उसने कहा, तो किसी से भी कहो जो उसके काबिल हो। जब वायु ने फ़ोन रखा तभी धैर्य ने धीरे से कहा, हम उसके बारे में भी जानते हैं। हाँ, हम हाँ वो प्रोजेक्ट के बारे में हमें अच्छे जानते हैं। निशा ने जानबूझ के उसे उस प्रोजेक्ट की फाइल पढ़ने को दी थी, इसलिए धैर्य आंखें बंद करके भी कुछ प्रोजेक्ट की अच्छे से साझा कर सकती थी। वायु ने आश्चर्य से उसे देखा और कहा, यह प्रोजेक्ट काफ़ी पुराना है, तुम्हें उसके बारे में कैसे पता? धैर्य ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराने लगी। जाने अनजाने में निशा ने उसकी बहुत बड़ी मदद कर दी थी। धैर्य की वायु की बात खत्म होते ही वायु ने फ़ोन बजा। जैसे नाम देखा उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत फ़ोन उठाया और उधर किसी ने कुछ कहा। वायु ने कहा, मैं आ रहा हूँ, और फ़ोन कट कर दिया और धैर्य की तरफ देख कर कहने लगा, तुम ऑफिस टाइम पे आ जाना, करण तुम्हें एयरपोर्ट पे ले जाएगा। अपने घर पे जाने के बाद तुम्हें मेल के से तुम्हारे नए घर का कागज़ मिल जाएंगे। अगर तुम्हारे घर में कोई हो तो उसे कहकर शिफ्टिंग कह देना। धैर्य ने हाँ में सर हिला दिया और चली गई। उसके जाते ही वायु तुरंत अपनी प्राइवेट में गया और नीचे उतर के कार में बैठ गया। अपनी प्राइवेट लिफ्ट में गया और कार में बैठ के ड्राइवर से कहने लगा, बिग फास्ट चलो। जो थोड़ी देर में कई सारी कार उस फॉरेस्ट के अंदर रुकी। फॉरेस्ट में से थोड़ी दूरी पर पार्क किया गया था ताकि एनिमल को डिस्टर्ब ना हो। अंदर कुछ लोग एक कतार में खड़े थे और एक आदमी एक बड़े से काले चीते के पास बैठा था। जैसे ही उस काले चीते ने वायु को देखा तो वो जोर से दहाड़ा, जैसे अपना गुस्सा दिखा रहा हो, और फिर अपना मुंह फेर कर बैठ गया। और उसके पास बैठे आदमी ने हैरानी से उसे देखा और फिर उठ के वायु के पास चला गया। वायु ने उस चीते की तरफ देखकर कहा, ये बाहर कैसे आया? राका, मैंने कुछ पूछा है? राका ने सर झुकाया और कहा, सर काल को आपने कहा, सर कल को आपसे मिलना था। जब हम उसे फॉरेस्ट में राउंड के लिए ले गए थे तो वह दौड़कर इस तरफ आ गया था। वहाँ कुछ बच्चे पिकनिक के लिए आए थे, और फिर इतना कह के वो चुप हो गया। वायु घूर कर देखा और कहा, क्या तुम कहाँ कहाँ क्या तुम चाहते हो मैं अपनी बात दोहराऊं? और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 53 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आप मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड 54 ऐड करता हूँ और जितना कहानी आने वाली कहानी तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी दोबारा दोहराऊंगा, और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 53 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसमें कहानी का एपिसोड 54 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। रावी और वीरा इस समय घर में बैठी थी। रावी ने वीरा के पास बैठकर कहा, बताओ नदी, कैसे आपने उस लेपर्ड को शांत किया? वह कितना क्यूट है। वो लेपर्ड कितना क्यूट है। मुझे तो अभी उसकी सॉफ्ट पर अपने
पैरों के पास महसूस हो रही हैं। काश मैं फ़ोन ले जाती तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा सेल्फी ले लेती। दी मेरी बात सुन रही हो ना। और जैसे ही उसने वीरा की तरफ देखा तो पाया वीरा किसी सोच में गुम है। उसने मुंह बना के कहा, दी इतनी देर से मैं आपको बता रही हूँ और आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हो। वीरा सामने देखते हुए कहने लगी, आखिर वो लोग कौन थे जो उस लेपर्ड को लेने आए थे? तुमने उनके बीच में उनके बेंच देखे थे? उनके बेंच देखे थे, उन पर 7 का 7 बना था। क्या वो कोई गेम होगी? रावी ने अपने फ़ोन पे किसी फ़ोन लगाते हुए कहा, छोड़ दी। क्या हमें क्या करना है? रावी ने किसी को फ़ोन लगाते हुए कहा, छोड़ दी, हमें क्या करना है? जैसे ही फ़ोन कनेक्ट हुआ उसने कहा, ग्रैंडपा। उधर से जाजन शाही की आवाज़ आई, क्या बात है? आज हमारी राजकुमारी को हमारी याद आ गई। रावी ने झूठी गुस्सा करते हुए कहा, हमेशा हम ही आपको याद करते हैं, आप तो कभी याद ही नहीं करते। राजन शाही ज़ोर से हंसने लगे और कहा, कैसे हम आपको रोज़ याद करते हैं? शिव से हम हमेशा आपके बारे में पूछते रहते हैं। रावी ने कहा, अब आप सीधा हमसे भी पूछ लिया सकते हैं। अच्छा सुनिए ग्रैंडपा, मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो क्या आप मुझे दे देंगे? राजन शाही ने कहा, हुक्म कीजिए। इससे पहले कि रावी कुछ बोलती, वीरा ने से फ़ोन लिया और कहा, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी कोई डिमांड पूरी करने की। रावी ने फ़ोन छीनते हुए कहने लगी, ऐसा मत करो दी, मैं ज़्यादा ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं थोड़ी मांग रही हूँ। राजन शाही ने वीरा से कहा, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? हम उसे दे देंगे जो वो चाहती है। वीरा ने आंखें चढ़ाई और कहा, उसे एक शेर चाहिए। ये सुनते ही राजन शाही के हाथ में लगभग फ़ोन गिरने वाला था। उन्होंने कहा, ये आप क्या कह रही हैं? वीरा ने कहा, ये सच है और आप इसे पूरा नहीं कर सकते, इसलिए कोई वादा ना करें, मैं रखती हूँ। गुड नाइट। इतना कह के उसने फ़ोन कट कर दिया। दूसरी तरफ रावी गुस्से में वीरा को घूर रही थी। आना अभी भी राना अभी अभी घर में आई थी, उसने भी ये बात सुन ली थी। उसने मुंह खोल के वीरा को देखा और कहा, इसको शेर चाहिए। खिलौने वाला शेर कमरे में जाते हुए कहने लगी, आज एक ब्रेड लेपर्ड से मिली थी इसलिए इसे शेर चाहिए। अब तो आना की हैरानी का ठिकाना नहीं था। बिग फॉरेस्ट राका ने वायु से कहा, सर वो पता नहीं कैसे इधर कैंपिंग जगह आ गया था। हम जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ 2 छोटी लड़कियाँ उसके साथ वहीं घास पे बैठी थीं। वो काला बिल्कुल वैसा ही बिहेव कर रहा था जैसा वो आपके साथ कहता है। ऐसा लग रहा था वहाँ लड़कियाँ नहीं आप हैं। राका कुछ सोचते हुए कहने लगा, और एक और बात सर, तुम दोनों की आंखें बिल्कुल उन दोनों की आंखें बिल्कुल आप ही की तरह थीं। ये सुनते ही वायु की आंखें गहरी हो गई। उसने राका से कहा, पता करो वो दोनों कौन थी। और फिर उनसे पास चला गया। काल वायु को देखकर उठ के जाने लगा। जो वायु ने देखकर कहा, वहीं रुको काल। काल तुरंत रुक गया और गुस्से में वायु को देखने लगा। वायु अपने घुटनों के बल बैठा और कहने लगा, मैं तुमसे 2 साल से नहीं मिला हूँ, पर मिला, तुम कितने बड़े हो गए हो, इतना गुस्सा करोगे? वायु की ज़िंदगी में बहुत कम लोग थे जिन्हें वो इतने अच्छे और प्यार से बात करता था। काल तुरंत जम करके उसके पास आके बैठ गया और अपना सर उसके सीने पर रब करने लगा। वायु ने उसके बालों को सहलाया और कहा, तो तुम वो दोनों लड़कियों को से क्यों मिले? काल ने अपना एक पंजा वायु के चेहरे के थोड़ा सा रोक लिया। काल वायु के साथ तब से था जब वो 1 महीने का था। वायु उसके हर एक एक्शन की समझता था और इस समय वो जो उससे कहा वो समझ कर हैरान था। वायु ने कहा, तुम कहना चाहते हो कि उनका चेहरा मेरी तरह था? काल जो दहाड़ कर जैसे हाँ कह रहा हो। वायु जैसे ही लेटे हुए आसमान की तरफ देखने लगा, तभी उसे वह दोनों मांस वाली लड़कियों का चेहरा याद आ गया। रात में धैर्य खाना खाते हुए बार बार वीरा की तरफ देख रही थी। वीरा ने उसी प्लेट में रोटी रखते हुए कहा, कह दीजिए आपको क्या कहना है? धैर्य ने अपने से नीचे कहा और कहा कि वह कंपनी की तरफ से हमें किसी प्रोजेक्ट को लेकर 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना है। जैसे ही धैर्य ने यह बात कही कि वहाँ के एक माहौल ठंडा हो गया। धैर्य की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सर उठा के वीरा की तरफ देखे, क्योंकि वो अच्छे से जानती थी कि इस समय उसका चेहरा गुस्से से लाल होगा। तभी वीरा ने कहा, मम्मा आप कहाँ जा रही हैं? धैर्य ने कहा, यह तो अभी हमें नहीं पता, हमें भी नहीं पता सर, कल ही बताने वाले हैं। फिर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहने लगी, आप सबको पता है हम पहली बार एरोप्लेन में बैठेंगे, बहुत खुश हैं हम। उसका इतना एक्साइटेड देख के फेस देख के वीरा कुछ कहा नहीं जा रहा था। वो अपनी माँ के हर चीज़ देना चाहती थी, हर जगह पर ले जाना चाहती थी जहाँ अमीर से अमीर इंसान जा सकता है, पर कुछ कारण ये सब करने से रोक रहे थे। उसने एक लंबी सांस ली और कहा, ठीक है आप जा सकती हैं। जैसे ही धैर्य ने ये सुना, उठ के खड़ी हो गई और वीरा की सीट के पास जाके पीछे से हक कर लिया और कहने लगी, हमें लगा आप दोनों मना कर देंगी। वीरा के होठों पे एक छोटी सी मुस्कान आ गई जो कि एक चमत्कार की तरह था।
आना ने रावी के कानों में कहा, तुम्हारी बहन इतना क्यों मुस्कुरा रही है? रावी ने कुछ नहीं कहा, पर उसके होठों पे दर्द में मुस्कुराहट आ गई। रात के 9:30 बजे ज्योति और राघव की कार ट्रैफिक में फंस गई थी, जिससे ज्योति बहुत देर देर हो चुकी थी। उसने आगे देखा और कहा, यहाँ इतना ट्रैफिक क्यों होता है? मैं तो परेशान हो गई हूँ। यह कहते हुए उसने अपनी नज़र खिड़की के बाहर करी और इधर उधर देखते हुए अचानक उसकी नज़र दो लोगों को पड़ी, जिससे उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने बिना पीछे मुझे मुड़े राघव के कंधे पे हाथ मारा और कहा, राघव इधर देखो। राघव ने जब उसकी इतनी बेचैनी भरी आवाज़ सुनी, उधर उस दिशा में देखा जहाँ ज्योति देख रही थी। वहाँ एक औरत पीले रंग की प्लेन साड़ी में अपने हाथ में कुछ सामान लिए चल रही थी, और उसी के साथ एक आदमी था जिसने चश्मा लगाए हुए थे। और वो औरत के साथ में उस औरत के हाथ में सामान छीनकर अपने हाथों में लेकर चलने लगा। ज्योति ने उस ओर उंगली पॉइंट करते हुए कहा, ये धैर्य रहना। जब राघव ने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उसकी तरफ देखा। राघव एकटक धैर्य को देखे जा रहा था। उसकी पतली पतली सी येलो कलर सी उसी पतली सी येलो कलर की साड़ी को वो बहुत सुंदर दिख रही थी। उसके लंबे बाल हवा में लहर रहे थे। उसका फेस पहले जैसा मासूमियत अपने आप में रखा था। वह बहुत मैच्योर हो गई थी। ज्योति ने राघव को धैर्य को इस तरह से दिखते पाया तो उसे बहुत गुस्सा आ गया। उसने मन में कहा, यह लड़की अभी भी लोगों में सीड्यूस करती रहती है। उसने जोर से राघव को आवाज़, जिससे वो होश में आया। उसने कहा, तुम सही कह रही हो, ये वही है। ज्योति ने घूर के उस तरफ देखा और कहा, वो एक मार्केट था जहाँ से धैर्य और वो आदमी बाहर आ रहे थे। ज्योति को अब उससे जलन हो रही थी। उसने खुद से कहा, ये आखिर इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? तभी उसके दिमाग में ख्याल आया और उसके आसपास देखने लगी। जब राघव ने उसे ऐसे करते देखा तो उसे पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? ज्योति ने कहा, क्या तुमने उसके पास कोई बच्चा दिख रहा है? राघव ने उस दिशा में ध्यान से देखा और कहा, नहीं, मुझे तो कोई बस दो दिख रहे हैं, और देखो वो दोनों खुश भी हैं। शायद उसने उससे शादी कर ली होगी। ज्योति ने एक राहत की सांस ली। तभी उसके दिमाग में वो दोनों लड़की का फेस आ गया। उसने परेशान होकर राघव से कहा, पक्का कुछ गलत नहीं है होगा ना? इसका इस तरह से देहरादून में आना कोई मुसीबत का साइन तो नहीं है? राघव ने उसके कंधे पे हाथ रखा और कहा, डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो हम हैंडल कर लेंगे। तब तक ट्रैफिक भी क्लियर हो चुका था और वो लोग अपनी कार लेकर निकल गए थे। इधर धैर्य और शिव भी कार की तरफ आ गए थे। कार की बैक सीट पे रावी और वीरा आहन बैठे हुए थे। आहन ने कहा, तुम दोनों इतनी देर कैसे हो गई? धैर्य ने थकी हुई आवाज़ में कहा, बस कुछ सामान हमें मिल ही नहीं रहा था। असल में जब धैर्य का बाहर जाने का प्लान पक्का हो गया था तो वो लोग उसके लिए ज़रूरत का सामान लेने गए थे। जब वो बाहर जा रहे थे तो उन्हें वहीं मिल गया था, और उसने लिफ्ट का ऑफर दे दिया। और वैसे ये कहना गलत होगा कि शिव अपनी बॉस को कैसे ऑटो में बाहर जाने देता था। इसलिए जैसे ही वो लड़कियां अपने घर से बाहर निकली, शिव ही तुरंत ही सीढ़ियों से जंप करते हुए पहले ही बाहर पहुंच चुका था और कार में बैठ चुका था। सुबह धैर्य की ऑफिस जाने से पहले आहना ने उसके हाथ में एक बैग रखा और कहा, इसमें मेडिसिन है, क्योंकि एक हफ्ते के लिए तुम बाहर जा रही हो तो इंजेक्शन तो मुश्किल है। मैं डॉक्टर से कंसल्ट कर के तुम्हें मेडिसिन का अरेंजमेंट कर दिया है। इन्हें याद से टाइम पर ले लेना। तब तक रावी और वीरा ये वहाँ पर आ चुके थे। ये पहली बार था जब वो बाहर जा रही थी, बल्कि वो बाहर नहीं जा रहे थे, बल्कि उसकी मम्मा उससे दूर जा रही थी। उनके चेहरे पे थोड़ी उदासी थी। धैर्य ने उन दोनों के सर पे हाथ रखा और कहा, हर बार आप दोनों हमें छोड़ के जाया करती थी और हम उदास रहते थे। इस बार इन एहसासों को अब आप जी कर देखें। फिर आपसे अपनी आंसू को भरी आंखों से और फिर उसने अपनी आंखों से उन्हें देखकर कहा, आना, मौसी को परेशान मत करना, हमें आप दोनों से बहुत याद आएगी। इतना कह के वहाँ से निकल गई, और अगर वो थोड़ी देर और रुकती तो उसकी शायद रो ही देती। और उसने कस के अपनी वीरा को हाथ पकड़ा और कहा, दी मम्मा ठीक रहेंगी ना? वीरा ने उदास सी नज़रों से लिफ्ट की तरफ देखा, लिफ्ट के दरवाजे को देखा और कहा, अगर हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे तो ज़िंदगी जीना कैसे सीखेंगी? तुम तो अच्छे से जानती हो ना, उन्होंने हमसे ही अपनी दुनिया बसा रखी है। यह एक मौका है उनके लिए, बस वो बिना चिंता के इसे जी ले। आहना जो उनके सामने खड़ी थी, वीरा की ऐसी बातें सुन के उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज से पता चला कि वीरा सच में अपनी मम्मा और बहन के लिए कुछ भी कर सकती है। इधर धैर्य एयरपोर्ट के अंदर एक प्राइवेट प्लेन के सामने खड़ी थी और वो अपनी आंखें बड़ी करके उसके देख रही थी। उसके आसपास कई सारे प्लेन दिख रहे थे और जिसके सामने वो खड़ी थी वो सबसे अलग था। तभी वो आदमी सामने आया जो धैर्य को लेके आया था। उसने कहा, मैम, सर पहले ही अंदर हैं, प्लीज़ आप चलिए।
जब धैर्य अंदर गई तो वो और ज़्यादा हैरान रह गई। वो प्लेन अंदर से एक 7 स्टार होटल के 7 स्टार की तरह लग रहा था, बल्कि आलीशान सोफ़े थे। सोफ़े पे वायु किसी राजा की तरह बैठा था। उसके हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कॉफ़ी मग था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। उसने बिना किसी अपनी नज़रों को उठाए कहा, "बैठ जाओ।" अपने पास वाले सोफ़े पर इशारा किया। धैर्य चुपचाप बैठ गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही प्लेन टेक ऑफ हुआ, धैर्य ने ज़ोर से वायु की बाजू पकड़ ली। वायु ने अपने एक हाथ उसके कंधे पे रखा और कहा, "रिलैक्स हो, मैं यहीं हूँ।" और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 54 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 54 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।